Hello students, welcome in the physics class. So, as we have started the concept of the center of mass, we have found the center of mass of a system of n particles. वो हम लोगों ने center of mass of a system of two particles that we have found. Today, we will find out the center of mass of a system of n particles. देखो हम लोगों ने बात की थी that is the position vector of center of mass of two particle system. जिस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो पार्टिकल थे तो we have found the position vector that is r is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. This is the position vector of the center of mass, and r1 and r2 these are the position vectors of the two masses, two particles जो आपके पास ये है. अगर हम लोग इसी को एक्सटेंड कर दें किसके लिए n पार्टिकल्स के लिए एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन किस तरीके का आएगा उसकी बात करेंगे आज हम लोग. तो हम लोग निकालेंगे आज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. So let us start with that. So position vector, that is center of mass of a system of n particles. हमने बात की है कि that the center of mass for the two particles we have found, और हम लोगों ने ये डिस्कस किया. सो उसी की बात करेंगे हम लोग that the if a rigid body contains n particles, then the position vector of its center of mass, अगर बात करें हम लोग, that is the position vector of its center of मास. देखो बेटा दो के लिए किया था हम लोगों ने इस तरीके से that is r is equal to दो के लिए तो इतना किया था that is m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. लेकिन अब इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग कहाँ तक n पार्टिकल्स तक. तो हमारे पास ये आ गया that is equal to mn rn. यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर दिया and divided by this one that is a m1 plus m2 plus so on plus mn. अगर मान लो हमारे पास क्या है, if mi is the mass and ri is the position vector of ith particle, हम लोग इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सम की फॉर्मूला लिखना है हम लोग ने. तो mi मैंने मास मान दिया ith पार्टिकल का और ri क्या मान दिया इसका पोजीशन वेक्टर मान दिया. सो आई कैन राइट इट एज r is equal to summation I from 1 to n. सम करेंगे इसको पूरे को, that is mi ri upon summation I from 1 to n mi. सम करेंगे. आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 टू एंड देखो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है n तक, और यहाँ पर भी 1 से लेकर कहाँ तक n तक जा रहा है. तो इस तरीके से देखिए. अब अगर मास का सम करेंगे, हर पार्टिकल का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. सो दिस समेशन mi that is equal to m that is the total mass of the system, मतलब जो बॉडी है हमारे पास उसका मास है. तो मैं इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, दैट दिस r is equal to, इसको लिख दिया मैंने 1 by m summation I from 1 to n m i r i. अब अगर मान लो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें बेटा, हमारे पास मैं यहां से इसको हटा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स
मान लो हमारे पास क्या है कि दैट x, y and z are the coordinates of center of mass. ये हमारे पास है एंड दिस xi, yi, zi are the coordinates of which one? That is the IFI. Coordinates of position of IFI. ये है ना। तो हमारे पास RI किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज I XI प्लस J YI प्लस K ZI के बराबर। और यहाँ से लिखते हैं इसको हम लोग R दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर I प्लस ये J कौन सी डायरेक्शन है? Y प्लस K कौन सी डायरेक्शन है बेटा? दिस वन Z डायरेक्शन। दैट इज इक्वल टू 1/m। यहां पर रखते हैं इसको समीशन I from 1 to n mi और ri की जगह मैंने लिख दिया I xi प्लस j yi प्लस k zi। ठीक है। अब यहां से अगर मैं क्या करूं दैट कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स को मैं अगर कंपेयर करता हूं तो मेरे पास देखो जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट में निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट और किसकी बात करेंगे? z कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम लोग। तो x को कंपेयर करते हैं बेटा तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 1/m समीशन I from 1 to n mi xi। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 1/m समीशन ऑफ I from 1 to n mi yi के बराबर आपके पास आ गया। और अगर मैं तीसरा कोऑर्डिनेट निकालूं दैट इज z दैट इज इक्वल टू 1/m दैट इज I from 1 to m mi zi। जस्ट इस तरीके से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि हमारे पास जो बॉडी है दैट इज रिजिड और हम लोगों ने मान लिया कि दैट द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मास जो है कैसे आपके पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो मान चलते हैं क्योंकि हमारे पास हर पार्टिकल का मास जो है वो ऐड करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो देयरफॉर दिस बॉडी दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, मास एलिमेंट्स, छोटे मास एलिमेंट्स में डिवाइड किया है हम लोगों ने इसको। तो मान लो हमारे पास लेट डेल्टा mi बी द मास ऑफ ith एलिमेंट। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस x कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 1/m समीशन I from 1 to n यहां से डेल्टा mi और ये xi। पहला सिर्फ मास की जगह लिख दिया डेल्टा m। देन अब ये एलिमेंट का मास हो गया ना कि आपके पास पार्टिकल का मास है। ध्यान दे बॉडी को किसमें डिवाइड कर दिया हम लोगों ने? एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे एलिमेंट्स में। सो y दैट इज इक्वल टू 1/m I from 1 to n delta mi yi and z that is equal to 1/m summation I from 1 to n delta mi zi। अब क्योंकि डेल्टा m जो है दैट इज वेरी स्मॉल एंड द सम ऑफ दिस ये जो आपका समीशन है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। ith पार्टिकल की स्पीड का अगर हम लोग x एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे? सम करेंगे। ये सारे पार्टिकल्स का x एक्सिस के अलोंग है आपके पास इसका किसका सम है? ये मास इनटू दिस वन पोजीशन और ये y एक्सिस के अलोंग है, ये z एक्सिस के अलोंग है। तो सम हम लोग किससे करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन से करते हैं। सो आई कैन राइट डाउन दिस वन एज डेल्टा m I is very small। तो ये x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन
ऑफ एक्स डी एम, बस ये लिख दिया मैंने सीधा एक्स डी एम, वाई दैट इज इक्वल टू 1 बाई एम वाई डी एम एंड जेड दैट इज इक्वल टू 1 बाई एम जेड डी एम। सो ये हमारे पास आगे क्या कोऑर्डिनेट्स, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट दैट इज 1 बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहां पर क्या है हमारे पास डी। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास r that is equal to 1 by m. This is the position vector of the position of the particle, so that is r, और ये क्या करते हैं हम लोग ने, this is dm. So this is the position vector of center of mass of the system of n particles. अब अगर मान लो हमारे पास ये जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है, इट लाई एट द ओरिजिन, मान करते हैं हम कहाँ पर लाई करके आपके पास ओरिजिन के ऊपर लाई कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास when center of mass lie at origin, origin के ऊपर लाई करता है, उस दौरान हमारे पास क्या हो गया, दिस r that is equal to 0, क्योंकि ये कहां पर सेंटर ऑफ मास जब ओरिजिन के ऊपर आता है तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो गया, that is equal to 0. So for this that is integration of this r delta m that is equal to what, 0. इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास अलग अलग x dm y dm z dm, क्योंकि मास तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता है, मास कभी 0 नहीं हो सकता है, तो हमारे पास यही कोऑर्डिनेट इसके बराबर रख दिया 0 के बराबर, इट मींस हमारे पास x dm is equal to y dm is equal to z dm that is equal to 0. इन सभी का सम जो है वो किसके अलोंग अपने अपने एक्सिस के अलोंग, जो सम है किसका, मास का, along the x axis, along the y axis and along the z axis that is equal to 0. सारा का सारा क्या आ जाएगा 0 के बराबर, एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं it is equal to 0. So for the center of mass to be at the origin, this x dm integration of x dm that should be equal to 0, integration of y dm that should be equal to 0 and integration of z dm that also should be equal to 0. Then the center of mass that lie at the origin, कहाँ लाई करेगा आपके पास, ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है. सो ये था हमारे पास दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. ओके बेटा, नाउ वी विल फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनियस बॉडी ऑफ रेगुलर शेप. सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ये होमोजेनियस बॉडी एक्चुअल में होती क्या है हमारे पास, ठीक है. होमोजेनियस बॉडी कोई भी बॉडी हमारे पास जिसमें जो मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मींस द बॉडी इन विच द मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट मीन्स कांस्टेंट इज नोन एज अ होमोजेनियस बॉडी. ऊपर से इसकी जो शेप है वो कैसे आ गई, रेगुलर आ गई आपके पास. अब रेगुलर शेप की बॉडीज की बात करें हम लोग तो जैसे हमारे पास रिंग आ गया, सर्कुलर रिंग, उसमें जो थिकनेस है आपके पास किसकी, जो साइड में सर्कल है उसकी जो बाउंड्री की जो थिकनेस है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, मीन्स आपके पास रिंग की जो थिकनेस है दैट शुड बी यूनिफॉर्म एंड मास दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. ऐसे डिस्क आपके पास आ जाते हैं, सर्कुलर डिस्क. स्फीयर है आपके पास दैट इज ऑफ रेगुलर शेप. सिलेंडर है दैट इज आल्सो ऑफ रेगुलर शेप. आप लोगों के पास कोई लेमिना ले लिया हम लोग ने, ट्रायंगुलर लेमिना ले लिया, रेक्टेंगुलर लेमिना ले लिया, दैट आर आल्सो ऑफ रेगुलर शेप. तो इन सभी की बात करेंगे हम लोग कि हमारे पास इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पर लाई करता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि होमोजेनियस बॉडी एक्चुअल में हुई क्या, अ बॉडी इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है. उसको बोल दिया हम लोगों ने होमोजेनियस बॉडी, ठीक है. तो ये आपके पास होमोजेनियस
body is the body in which mass is distributed uniformly throughout the volume of the body. Throughout the volume of body. It means mass per unit volume of the body, that means a constant. वो क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा. तो हम लोग मान चलेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालना है हम लोगों ने किसका? होमोजेनियस बॉडी का, जिसकी हमारे पास क्या है? रेगुलर शेप है. तो मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, मान लो हमारे पास कोई एक रॉड मान के चलता हूँ, थिन रॉड और सम लेंथ, ये मैंने मान ली एक रॉड मान लो मैंने ये. दिस वन इज थिन रॉड. इस तरीके से मैंने मान दिस इज ये इसकी आगे का एक्सिस, इसको मैंने रख दिया कहाँ पर? एक्स एक्सिस के अलोंग, सो दैट इट्स लेंथ दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस. ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग मान दिस. ये हमारे पास आ गया एक्स. एंड लेट द सेंटर ऑफ द रॉड दैट लाई एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है मैंने. इसकी विड्थ जो है वो क्या दिया है, जो थिकनेस है दैट इज टेकन एज अ नेग्लिजिबल, उसको मैंने माना है नेग्लिजिबल. अब क्या किया मैंने? दो एलिमेंट्स मान लिए इसमें. इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, देखो ये बेटा आ गया ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर क्या आ गया? एट द सेंटर ऑफ द रॉड दैट लाई एट द ओरिजिन. इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रॉड दैट लाई एट द ओरिजिन. मैंने क्या किया? दो एलिमेंट ले लिए रॉड, छोटे छोटे मास, एक यहाँ पर ले लिया, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर मान ली मैंने प्लस एक्स, और इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर मैंने ले लिया इस साइड. ये हमारे पास हर किसी का मास जो है आपके पास क्या है? डी है. ये भी हमारे पास डी है. ठीक है. ये मैंने क्या कर दिया? ये एलिमेंट ले लिए इस रॉड. बहुत छोटे हैं लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस आ गई उसके बराबर माइनस एक्स के बराबर. कहाँ से? ऑरिजिन से. तो हमने जो चीज़ें पूरी कंसिडर की यहाँ पर, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग. कि हमने मान ली एक थिन रॉड मान ली, ठीक है, लाइन अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर लाइन एट द ऑरिजिन. ठीक है, ये मान ली हम लोगों ने. ठीक है. सो दिस वन दैट इज कंसीडर a thin rod, thin straight rod, straight rod lying along x direction with its center, with its geometrical center, जो इसका geometrical center है at the origin. ये हमने क्या किया? कंसिडर a small element of the rod of mass dm at distance x. ठीक है. So consider a small element of rod of mass dm at distance कितनी मान ली बेटा हम लोगों ने? x from this origin O. Now by reflection symmetry there is the another element of same mass dm at distance minus x from the origin. Reflection symmetry से उतना ही मास इस साइड को भी आना चाहिए. So now I reflection symmetry there is element of rod of mass dm at distance
माइनस एक्स फ्रॉम ओ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास हम लोग बात करें अगर इसका सम करेंगे, अब हम लोग ने बात की थी अगर मैं इसका सम करूँ और इसका सम करूँ, इनको ऐसे सम करता जाऊँ तो इनका सम किसके बराबर होता जाएगा बेटा? 0 के बराबर ही आएगा। माइनस एक्स डी एम प्रोडक्ट जो है हमारे पास एक्स और डी एम का हमने प्रोडक्ट किया था, दैट इज एक्स डी एम, इसका सम किया था इस तरीके से। तो एक एलिमेंट हमारे पास ये है, पॉजिटिव की तरफ को आ रहा है, कितना नेगेटिव की तरफ को आ रहा है, तो नेट कंट्रीब्यूशन टू द इंटीग्रेशन एक्स डी एम दैट विल बी इक्वल टू 0। So therefore, hence this one, that is the x dm, that is equal to 0. ये क्या हो जाएगा? x dm that is equal to 0 means net contribution of x dm that is equal to 0. सभी एलिमेंट्स की वजह से नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा that is equal to what? 0. ये समीशन किसके बराबर हो जाएगा? 0. जितना इस साइड को पॉजिटिव आता जाएगा उतना इस साइड को नेगेटिव आता जाएगा। सो नेट दिस वन that is equal to 0. सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर y की तरफ को निकालेंगे तो y dm that is equal to 0 and z dm that is equal to 0. इट मींस ये कब आते हैं? जब सेंटर ऑफ मास दैट लाई एट द ओरिजिन। therefore क्या होता है हमारे पास? दैट r that is equal to 0. so the center of mass that also lie at the origin. Center of mass lie at origin. इसका मतलब क्या? देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो था राउंड का दैट लाई एट द ओरिजिन, जो सेंटर ऑफ मास है दैट आल्सो लाई एट द ओरिजिन। ये किसके ऊपर लाई करता है? आपके पास ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। तो हम लोग सो व्हाट डज इट मीन दैट, देखो बेटा सेंटर ऑफ मास दैट आल्सो लाई एट द ओरिजिन, ज्योमेट्रिकल सेंटर दैट आल्सो लाई एट द ओरिजिन. So we can conclude that for a homogeneous body of regular shape, the center of mass that coincide with the geometrical center of the body means center of mass of a body of regular shape that lie at its geometrical center. कहाँ पर लाई करेगा? geometrical center के ऊपर. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या center of mass of homogeneous body of regular shape lie at its geometrical center. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी डिफरेंट जो बॉडीज हैं हमारे पास रेगुलर शेप्स की, उसके लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर देखेंगे इनका कहाँ पर है। वहीं पर आपके पास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास जो होगा बॉडी का लाइन है। सो लेट अस ड्रॉ वन टेबल फॉर द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिफरेंट होमोजेनियस बॉडीज। सो यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ एक। इस साइड को मैंने लिख दिया आपके पास दैट इज अ होमोजेनियस बॉडी, और यहां पर आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज द रिंग की बात करेंगे हम लोग, सर्कुलर रिंग। पहली बॉडी है मैंने कौन सी? सर्कुलर रिंग। तो कहां पर लगेगा इसका सेंटर? जहां पर है आपके पास एट द सेंटर ऑफ रिंग। दूसरा हमारे पास आ गया सर्कुलर डिस्क। डिस्क की बात कर लें तो डिस्क पर का अप्लाई करेगा एट द सेंटर ऑफ डिस्क। हम लोग अगर बात करें इसकी दैट इज अ स्फीयर की, तो दो तरह के स्फीयर आते हैं आपके पास। एक तो पहली बात कर लेते हैं हॉलो स्फीयर, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो,
ये बनाएगा आपके पास। उसके बाद सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में कहाँ बनाएगा, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यही पर आपके पास ये रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी सिलेंडर की। सिलेंडर भी आपके पास रेगुलर शेप है। फिफ्थ वन, दैट इज द हॉलो सिलेंडर at the midpoint of the axis of the cylinder. So at midpoint of axis of the cylinder. और इसकी बात करें इसकी सॉलिड सिलेंडर की, तो ये भी आपके पास मल्टीप्लाई करेगा कहाँ पर, एट मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। यहाँ पर भी कहाँ अप्लाई कर दिया आपके पास, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस के ऊपर आपके पास है। अब बात करते हैं हम लोग लेमिना की बात कर लेते हैं बेटा आपके पास। जैसे प्लेन रेक्टेंगुलर लेमिना है आपके पास, प्लेन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर लेमिना। अब पहले ये समझते हैं कि लेमिना हमारे पास है क्या। लेमिना इज अ टू डायमेंशनल शेप, टू डायमेंशनल फिगर आपके पास। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल। जैसे पेपर को काट दिया आप लोगों ने किसकी फॉर्म में, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में काट दिया, या फिर आप लोगों ने किसकी फॉर्म में काट दिया, स्क्वायर की फॉर्म में काट दिया, तो आपके पास में क्या बन गया, दैट इज अ लेमिना। ट्रायंगल की शेप में काट दिया तो आपके पास क्या रहेगा, ट्रायंगल लेमिना आ जाएगा। तो रेक्टेंगल है तो हम लोगों ने यहाँ पर निकालना है इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहाँ पर आता है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो जहां पर आपके पास डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर आपके पास क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स वहां पर लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर मैं ट्रायंगुलर लेमिना की बात करूं, तो ट्रायंगल का सेंटर कहां पर आता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहां पर आता है, जहां पर सारे के सारे मीडियन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सो उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। सो इट इज एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर बात करें हम लोग क्यूब और क्यूबाइड, 3D शेप में दे दिया हमें। ठीक है, 3D। तो क्यूब और क्यूबाइड में आपके पास यहाँ पर भी डायगोनल्स को क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। डिफरेंट डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपके पास ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, एट द सेंटर। ठीक है, सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर आपके पास। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं हम लोग कोण और कोई भी पिरामिड आपके पास आ जाता है इस तरीके से। पिरामिड पढ़ रखे हैं आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, 7th 8th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े हुए, 10th क्लास में कोण की बात की हुई आप लोगों ने। तो ये आपके पास कहाँ अप्लाई करता है, ऑन द एक्सिस एंड डिस्टेंस 3/4 फ्रॉम वर्टेक्स। ये हमारे पास इस कोण है, इस तरीके से ये कोण आ गया हमारे पास में। ये इसके आगे एक्सिस, जैसे ये वर्टेक्स आ गया हमारे पास में। तो यहां से इसकी हाइट, टोटल हाइट है h के बराबर, ये वाला। हमने कितना ले लिया, ये यहां जैसे इसका आएगा, ये सेंट्रॉइड, सॉरी सेंटर ऑफ मास है, तो ये यहां से आगे 3/4 ऑफ h, कितनी हाइट यहाँ कितने डिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ h। नीचे से बेस से चलेगा तो कितनी हो जाएगी 1/4 ऑफ h के बराबर हो जाएगी।
तो यहाँ पर आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होमोजीनियस बॉडी ऑफ रेगुलर शेप दैट लाई एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, जहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो लाई करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि जो सेंटर ऑफ मास है ये हम लोगों ने क्या माना था कि दैट इट इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम of bodies is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated. Actual में concentrate नहीं हुआ, लेकिन हमने मान लिया कि यहाँ क्या है आपके पास, that is supposed to be concentrated. So it is not necessary that the center of mass of a body lie on the body, body के ऊपर ही lie करे. It may lie outside the body or the outside the system of the bodies. बाहर भी आपके पास lie कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल रिंग की बात करें हम लोग, रिंग में आपके पास क्या होता है, रिंग में सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। ये हमारे पास रिंग है, ये वाला रिंग है, ठीक है, मैंने ये बना दिया, मान लो ये आपके पास रिंग है इस तरीके से। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आ गया ये। अब ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसके ये इस मास के ऊपर तो है नहीं आपके पास, कहां पर है, और स्पेस के ऊपर है जहां पर कुछ भी नहीं रखा गया है। इट मींस दैट इट लाई आउटसाइड द बॉडी, यहां पर बॉडी से बाहर है आपके पास। तो ऐसे ही आपके पास हॉलो स्फीयर है, या हम लोग बात करें हॉलो सिलेंडर की बात करें, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ मास दैट लाई ऑन द बॉडी, इट मे लाई आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के ऊपर भी लाई कर सकता है, लेकिन इट मे आल्सो लाई आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरीके से हमारे पास दैट इज ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज अ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको मूव करवाएंगे बेटा, हम लोग देखते हैं किस तरीके से मूव करता है आपके पास। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुछ कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स की बात करें हम लोग, देन इट इज गिवन एज r इज इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n m i r i अपॉन दिस वन समीशन m i फ्रॉम 1 to n, ये। लेकिन हमें पता है दैट दिस वन अपॉन दिस वन, दैट इज द समीशन ऑफ i फ्रॉम 1 to n mi, दैट इज इक्वल टू m, दैट इज टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास क्या है दैट r इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, 1 by m समीशन i फ्रॉम 1 to n m i r i। मैं इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करूँ, सो m into r दैट इज इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n m i r i। ये बात, मेरा r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, दैट इज m1 r1 plus m2 r2 plus so on plus mn rn, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time कर देते हैं हम लोग। सो m बाहर आ गया बेटा, dr ओवर dt दैट इज इक्वल टू m ओवर dr1 ओवर dt प्लस m2 dr2 ओवर dt
B, where B is the velocity of center of mass, m is the total mass of the system, that is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus so on mn vn. this ये हमारे पास है, where B is the velocity of center of mass and m is the total mass of the system. ऐसा मत बोल देना दिस इज द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास, नहीं, सेंटर ऑफ मास का कोई मास नहीं है बेटा. सेंटर ऑफ मास इज जस्ट एज अ पॉइंट एट विच वी हैव कंसिडर्ड दैट अ होल मास ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम दैट इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. ठीक है, तो ये मास किसका आएगा? पूरे सिस्टम का ही मास आएगा हमारे पास. तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग. डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फिर से करते हैं. तो मेरे पास आ गया यहाँ से m dv ओवर dt दैट इज इक्वल टू m dv1 ओवर dt प्लस m2 dv2 ओवर dt प्लस सो ऑन प्लस mn dvn ओवर dt. अब देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन. सो ये लिख दिया मैंने m इनटू कैपिटल A दैट इज इक्वल टू ये m1 a1 दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज a2 दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड दिस mn an दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल. The product of mass and acceleration that is the force. So m into a that is equal to, इसको मैं लिख दिया F1 force on the first particle plus force on the second particle plus so on force on the nth particle. अब फोर्सेज जो लगेंगे और एक्सेलरेशन भी आपके पास आ रहा है किसमें? सेंटर ऑफ मास में. सब प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम and acceleration of the center of mass is equal to the vector sum of the forces acting on the different particles of the system. अब क्योंकि आपके पास अगर कोई सिस्टम है उसमें टोटल इंटरनल फोर्स दैट इज इक्वल टू 0, सो दिस नेट फोर्स दैट इज ओनली इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स. इसके बराबर आएगा आपके पास एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज m a दैट इज इक्वल टू m एक्सटर्नल. ये क्या था हमारे पास? दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें लिखा था फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इट मींस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. तो अगर मान लो ये पूरा का पूरा फोर्स जो है वो कहाँ पर लगा दिया जाए? सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दिया जाए और पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर कंसंट्रेटेड माना जाए. देन द मोशन ऑफ द सिस्टम और द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट इफ द टोटल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड external force were acting at the center of mass, then the motion of the center of mass will remain unaffected. क्या रहेगा आपके पास? unaffected. इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? चाहे फोर्सेस हम लोग ने यहाँ पर लगाए थे इंडिविजुअली लगे थे फोर्सेस, लेकिन अगर यही फोर्सेस किसके ऊपर लगा दिए जाए? सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दिए जाए. जब हम लोग मान कर चलेंगे सारा का सारा मास क्या है वहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो भी हमारे पास उसका मोशन जो है क्या रहेगा? अनअफेक्टेड. जैसा कि आपके पास पहले रिजल्ट आ रहा था वैसे ही आपके पास कब आएगा? बाद में आएगा. सो दिस इज द मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, मीन्स इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम मोशन. चाहे मोशन फोर्स किसके ऊपर लगा दो? पार्टिकल्स के ऊपर लगा दो, चाहे आप लोग इस पॉइंट के ऊपर लगा दो. तो देखो हमारे पास कितनी सहूलियत हो गई. अब हम लोग क्यों लगाएंगे हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स? हम लोग तो सिंपली क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे और उसका मोशन जो है वो क्या कर लेंगे हम लोग स्टडी कर लेंगे. वट एवर इज द काइंड ऑफ द मोशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास, दैट इज द काइंड ऑफ मोशन ऑफ द होल सिस्टम. वही हम लोग ये मान के चलेंगे.
पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसी तरीके से आपके पास क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये था हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं हम लोग मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। हम लोग निकालेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। देखते हैं क्या है। मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, एन पार्टिकल्स का है, उसके पास आपके पास m1 m2 है, हैविंग वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो हम लोगों ने मान लिया कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस। मासेस हम लोग मान चलेंगे m1 m2 so on mn, moving with velocities v1, v2, vn respectively. So the linear momenta of the particles, अगर बात करें हम लोग इनके linear momenta की बात करें, so linear momenta of the particles, डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करें अगर हम लोग पहले का निकालेंगे तो P1 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा बेटा, m1 v1। ऐसे ही P2 मैं निकालूं तो किसके बराबर, m2 v2 के बराबर, और Pn निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा mn vn के बराबर। ये हमारे पास है। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, टोटल linear momentum of system, that is the vector sum of all the momenta. So this P is equal to P1 plus P2 plus so on plus Pn। ये है, मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, this P that is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus mn vn। Give it equation number 1। अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक m is the total mass of system and v that is the velocity of center of mass of the system। ये m total mass मान लिया मैंने सिस्टम का, v is the velocity of the center of mass of the system, then this equation that can be written as, that is m into v that is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus so on mn vn। That is, this one is equation number 2। So from here we can conclude that the product of the total mass of the system and the velocity of the center of mass of the system is equal to the vector sum of the linear momenta of the different particles of the system। इसी के बराबर आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब तो बेटा हमारे पास क्या गया, dt ओवर dt that is m1 dv1 over dt plus m2 dv2 over dt plus
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन प्लस m2a2 प्लस so on mn ये बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स. सो दिस dt over dt that is equal to f1 plus f2 plus so on plus fn. अब टोटल फोर्स का वेक्टर सम निकाल के चल रहे हैं तो रिजल्टेंट ऑफ द इंटरनल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू 0. तो ये टोटल फोर्स बन जाएगा कौन सा है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर. सो आई कैन राइट इट एज dp over dt that is equal to f external. देखिए so the total external force acting on the system is equal to the time rate of change of the linear momentum of the center of mass. ये अगर मान लो हमारे पास क्या है when the system is isolated means आपके पास when no external force that act on the system, when system is isolated means no external force that acts on the system. So this F external that is equal to 0. एक्सटर्नल फोर्स आपके पास किसके बराबर हो गया दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर यहां से. तो इसका मतलब dp over dt इसके बराबर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट ऑफ दैट दिस dp over dt दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया दैट इज d over dt ऑफ या मैं ऐसे लिख सकता हूं ये rate of change of linear momentum is equal to 0. so this p that is equal to constant अब p किसके बराबर था आपके पास m into b. therefore m into b that is equal to constant. अब क्योंकि मास तो आपके पास कांस्टेंट है ही है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट b that is equal to constant. What is v here? V is the velocity of the center of mass. So when no external force act on the system, then the velocity of the center of mass that will remain unaffected. Means there is a no effect on the velocity of the center of mass due to the internal forces. Internal forces की वजह से आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो सिर्फ किसकी वजह से पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. So when the system is isolated, then the velocity of the center of mass that remains constant. Means अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और अगर ये मोशन में है तो आपके पास उसी तरीके से मोशन में चलता रहेगा जैसे ये पहले से चला हुआ है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है बेटा. तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है. आगे हम लोग ये एप्लीकेशन करेंगे इसी की यहाँ से इस प्रिंसिपल को लगाएंगे हम लोग और डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे. इसके एग्जांपल्स हम लोग देख के चलेंगे कि कहाँ पर हमारे पास है डेली लाइफ में हम लोग ये एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतने ही है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.